आप सभी का यूएलएम की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और पहले आप लोग अपना परिचय दे दें। जी, तो मेरा नाम तो सर तरुण कुमार है। मैं यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ, ठीक है। और मैं काफ़ी समय से आपको यूट्यूब वगैरह पे फॉलो कर रहा हूँ और एक दो चर्चाओं में मैं आपसे प्रश्नकर्ता के रूप में भी आया हूँ। और मेरे साथ ये सचित अवस्थी जी हैं। सचित अवस्थी से मेरी काफ़ी 4-5 सालों से अच्छी मित्रता रही है। तो आपकी चर्चाओं को मैं सुन रहा हूँ और मैं आपकी चर्चाओं में समझना चाहता था, क्योंकि आप जो हमेशा एक बात करते हैं, आप क्या कहते हैं, एक समाधान, पूर्ण समाधान। आपने शायद एक किताब भी लिखी है पूर्ण समाधान के ऊपर। तो मैं इस चीज़ को समझने का इच्छुक था, आपकी विचारधारा क्या है, आपका समाधान क्या है, आपका समाधान किस बारे में है। तो यही क्यूरियोसिटी मुझे आप तक इस पॉइंट पर लेकर के आई है। तो मैं इसी चर्चा में भाग लेने के लिए, यही जानने के लिए आपसे मिलना चाह रहा था। जी, तो मेरा तो परिचय ये है। बढ़िया है। तो जैसा उनके बारे में बताया दिया, सचित अवस्थी जी हैं, मध्य प्रदेश से हैं जी, और वो भी कुछ समय से यूएलएम के साथ जुड़े हैं जी, और उनके साथ भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं लाइव में, वो भी कई लाइव चर्चाओं में जुड़े हैं। जी। तो इस तरह से है। मेरा सबसे पहला प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है, और मेरा सबसे पहला प्रश्न, अभी मैंने अपनी भूमिका ही बोला, आपकी विचारधारा क्या है? आप इतने समय से वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, आप समाज को क्या देना चाहते हैं? आप क्यों इतना मतलब आ रहे हैं यूट्यूब पे? आप क्या, आपकी विचारधारा क्या है, किस बारे में है और आपकी विचारधारा क्या है? मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है सर। जी, मेरी विचारधारा यही है कि ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, जिसे हम चेतन, आत्मा, रूह, आदमी, शरीर, कई नामों से जानते हैं। जी। तो पहले जब मैंने इसके बारे में अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि ये सुखी होना चाहता है। ठीक है जी। इसके जो जीवन का एम है, सुबह उठने से लेकर और रात के सोने तक, और सोने से भी सुबह उठने तक एक अच्छे वातावरण में वो सोना चाहता है और एक अच्छे वातावरण में जीना चाहता है। और उसके अच्छे वातावरण में जीने का मतलब होता है कि उसे जो इच्छा उठ रही है वो उसकी पूरी होती रहे। ठीक है जी। इसी बात को वो सुखी होना बोलते हैं। जैसे अगर भाषा में एक शब्द में बोला जाए तो सुखी होना। और सुखी हो नहीं पा रहे हैं अधिकतम लोग इस दुनिया में, तो उसके कारण क्या है, उन कारणों पे मैंने अध्ययन किया और उनको निकाला कि क्या कारण है। जी। तो उसका कारण निकला कि जो हमारी अभी तक की व्यवस्थाएं हैं वो उस आधार पे निर्मित ही नहीं है। ठीक है। वो अभी एनी हाउ जंगली व्यवस्थाओं को ही थोड़ा बहुत संस्करण करके चले आ रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। तो इससे पूरा होगा नहीं। वो क्यों नहीं होगा कि वो मैंने डिटेल में समझाया है कि व्यवस्था में क्या बड़े कारण हैं। और जब तक हम ऐसी व्यवस्था ना ले आएं जिससे कि हर व्यक्ति की जो भी इच्छाएं उठती रहती हैं वो पूरी होती रहें उसके हिसाब से टाइम टू टाइम, तो वो सुखी होता रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था भी मैंने खोजी, जो आपने बोला संपूर्ण समाधान किताब का नाम है उसमें। और संपूर्ण जीवन दर्शन मैंने पुस्तक लिखी है जिसमें इस आदमी और चेतन के बारे में बताया है कि ये क्या है जी, और क्या चाहता है। ठीक है जी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो ज्ञान मैंने खोज दिया है दर्शन और व्यवस्था के बारे में, तो वो मैं सब लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि उसके बाद फिर लोग ये डिसाइड कर लें, निश्चय कर लें कि ये व्यवस्था लाके और ऐसा सबको खुशी होना है, सुखी होना है या नहीं होना है। जी। अगर वो चाहते हैं कि होना है तो फिर उसको आज का जो एक तरीका है लोकतंत्र का, कि लोगों के हिसाब से लोग चुन के वहाँ भेज देंगे। हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का अरेंजमेंट करेंगे उस समय, जब इतने लोग तैयार हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन में जाएंगे लोकसभा के। और अगर वहाँ 400 से 500 सीटें जो सांसदी की हैं वो हम लोगों को मिल जाती हैं, तो फिर हम लोगों को इतना राइट होगा कि हम संविधान में इस तरह के अमेंडमेंट कर सकें जो इस व्यवस्था को लाने के लिए ज़रूरी हैं। और वो एक, ऐसे तो कई तरीके हैं, पर एक तरीका ये भी है कि हम लोग वहाँ पे आके एक ऐसा आर्टिकल उसमें बना देंगे कि पब्लिक के हाथ में ये अधिकार दे देंगे, सांसदों के अतिरिक्त, कि पब्लिक भी मेजोरिटी के आधार पे जिस भी कानून को या नियम को बदलना चाहे या बनाना चाहे, नया बना सके, या वो पूरा संविधान ही बदलना चाहे तो बना सके, ये अधिकार उसको देके, और फिर जनमत सर्वेक्षण द्वारा इस नई व्यवस्था के लिए पूछ के, और अगर वो आधे से ज़्यादा उसके लिए वोट करेंगे तो नई व्यवस्था का आगाज हो जाएगा, नई व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी, पहली वाली व्यवस्था चली जाएगी। जैसे 1950 में चेंज हुई थी वैसे एक बार और चेंज हो जाएगी। तो ये शॉर्ट में हम लोगों का मोटिव है और मोटो है।
तो सर एक्चुअली मैंने आपने जो बातें कही मेरे को समझ में आई, तो मेरे तो सबसे पहले दो आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग है। आपने कहा सभी इंसान यहाँ पे सुखी होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, और इच्छाएं पूर्ण हो नहीं पा रही हैं क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। और सर लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा किसी भी एक इंसान की सभी इच्छाएं पूर्ण हो कैसे सकती हैं। ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है कि आपकी व्यवस्था कुछ ऐसी व्यवस्था ला देगी कि सब इंसान की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इच्छाएं पूर्ण होना तो एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम है। तो आपको कैसे लग रहा है कि सबकी इच्छाएं आपकी व्यवस्था पूर्ण कर देगी? आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जी जी जी, क्या है कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं कि अभी अभी की दुनिया में जो खराब व्यवस्था है उसमें बहुत सारे लोगों को वो उटपटांग टाइप की इच्छाएं करते दिखते हैं। जी। जैसे मैं किसी इसको मार डालना चाहता हूँ, मैं इसको दबा के रखना चाहता हूँ, हाँ मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ, है ना। हाँ। इस तरह की इच्छाएं करते दिखते हैं। जी। मुझे 10 जेट चाहिए, मुझे 1000 जेट चाहिए, मुझे 2 करोड़ स्त्रियां चाहिए, जो रोल्स रॉयस चाहिए, हाँ रोल्स रॉयस चाहिए, है बहुत ना। सारी थी। जी। है ना, मतलब एक इस तरह की इच्छाएं हैं कि अगर उन्हें कोई भी आदमी मोटे दिमाग से सोचेगा तो वह उसको ऐसा लगेगा कि आदमी कोई एक बहसी टाइप का की आइडेंटिटी है। जी जी मतलब ये इसका ऐसी खोपड़ी है कि वो कभी भरेगी नहीं टाइप की। जी। लेकिन जब आप इसका अध्ययन करते हैं, जैसे मैंने अध्ययन किया, तो मैंने कुछ और ही पाया। मैंने पाया कि जब व्यवस्था खराब होती है तो आदमी की जो आइडेंटिटी है, जो पर्सनैलिटी है, वो विकृत हो जाती है। ओके और उस विकृति में इस प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है। ओके। तो अदरवाइज मूल में जो इच्छाएं पैदा होती हैं उनको आप 3 कैटेगरी में रख सकते हैं आराम से। एक, हर आदमी को कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है ओके। कि वो इस दुनिया के बारे में या खुद के बारे में थोड़ा या ज़्यादा जानने की इच्छा पैदा होती है उसको, और होती रहती है समय समय पर। तो एक वो होती है, इसको बोलते हैं ज्ञान की इच्छा। फिर दूसरी होती है करने की इच्छा। जिन जिन चीज़ों का उसे ज्ञान होता है उसमें से कुछ कुछ कहीं कहीं करने की इच्छा भी होती है कि मैं कुछ करूं। जी। तो वो होगी कर्म की इच्छा। फिर एक होती है भोगों की इच्छा। हाँ। तो जिन जिन विषयों को वो जानता रहता है, हाँ। उन विषयों में से कुछ विषयों की उसको इच्छा होती रहती है टाइम टू टाइम, है ना। और समय और जीवन के आयु के अनुसार इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। जैसे बचपन की इच्छाओं का जो एक सेट है, जब वो थोड़ा टीनेजर में आता है थोड़ा चेंज हो जाता है, जी। बड़ा होता है तो और चेंज हो जाता है ना। कुछ चीज़ें चली जाती हैं, कुछ नहीं आ जाती हैं, इस तरह से चलता जाता है। तो 3 ही इच्छाओं की कैटेगरी हैं, ज्ञान, कर्म और भोग। जी। और ये उसे 24 घंटे चाहिए होते हैं, जिसमें से 8 घंटे तो सोने का ही चाहिए होता है, बढ़िया से वातावरण में सोने के लिए। 8 घंटे तो वो पक्का है सबका, है ना। कोई भी उम्र हो, 8 घंटे कम से कम आदमी सोता ही है। बाकी जो 16 घंटे बचते हैं उसमें वो सुबह से लेकर शाम तक उसे जो इच्छाएं होती हैं कि डांस करना है, कि क्लब जाना है, कि कुछ सीखना है, या कुछ एंजॉय करना है, भोगना है, ये सब इच्छाएं होती रहती हैं। तो ये अगर उसकी पूरी होती रहे तो फिर ये वाली इच्छाएं नहीं पैदा होती हैं। ओके। कि मुझे जेट चाहिए, कि मुझे सारी धरती का राजा बनना है। ये अभी इसलिए पैदा होती हैं कि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा बन जाऊंगा तो फिर मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा। ओके। इसीलिए अभी वो बड़ा उद्योगपति बनना चाहता है, बड़ा फिल्म स्टार बनना चाहता है, बड़ा राइटर बनना चाहता है, मतलब नामी गिरामी जो अभी होना चाहता है, वो इसीलिए कि देखता है चारों तरफ कि जो लोग नामी गिरामी हैं उनके पास सेवकों की और सेवाओं की झड़ी लगी रहती है। जी। मेन चीज वो होती है, जी। है ना। उस वजह से वो वैसा बनना चाहता है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आर्टिस्ट आपकी इच्छा है कुछ काम करने की, आर्टिस्ट टाइप की सीखने की और करने की, तो वो आपको मिलेगा। वो आप फिल्म में जाएंगे या सीरियल में जाएंगे और एक्टिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। जी। उसमें मतलब ये नहीं होता है कि आपको इतने सारे लोग जाना है, इतना सारे लोग ये करें, इतना सारे, वो काम का एंजॉय होता है। जी। है ना। ठीक है। और जब आप काम करते हो और कुछ देते हो तो ऐसे लोग जानने भी लगते हैं कि भाई ये फलाना एक्टर है, ये वो एक्टर है, इस तरह से। तो काम के दम पे उस समय जाना चाहता है। तो जब आप ठीक व्यवस्था कर देंगे तो फिर ये वाली इच्छाएं उठनी बंद हो जाएंगी, जो लोग सोचते हैं कि इम्पॉसिबल टाइप की। ओके। कि मुझे सारी धरती का राजा बनना है, मुझे सारे ग्रह नक्षत्र अपने हाथों पे चाहिए, या ऐसे ऊटपटांग, या मुझे 2 करोड़ स्त्रियां चाहिए, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो वो हैं जो प्रैक्टिकल इच्छाएं हैं, जिनका कोई मतलब होता है, क्योंकि उपयोगिता के आधार से होता है सब चीज़ें। हमारे अंदर कोई भी चीज़ का जन्म होता है तो वो हमें कितनी उपयोग करनी है उसकी बात है।
उसमें जितनी जितनी दिक्कत खड़ी होगी तो फिर दूसरी इच्छाएं खड़ी होने लगेंगी। जैसे संग्रह वृत्ति है, संग्रह वृत्ति तभी खड़ी होती है जब हमें लगता है कि हमारी इच्छा समय पर पूरी नहीं हो रही और हमें कुछ इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, ताकि भविष्य में जब इच्छा उठेगी तो हम पूरा कर लेंगे। ठीक है जी। तो इससे संग्रह वृत्ति होती है। अदरवाइज तो आज भी आप देखेंगे, जैसे पानी की टंकी हमारे ऊपर 4 टंकी रखी है जी, 2 दिन से ज्यादा का स्टोर नहीं करते, क्योंकि जरूरत ही नहीं, क्योंकि डेली पानी आता है। कभी कभी ऐसा होता है 1 आध दिन नहीं आता तो वो स्टोर वाला पानी चल जाता है। तो ऐसी इच्छा नहीं होती कि 2 साल का पानी इकट्ठा करके रख लो, कि भाई इस प्लॉट के नीचे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल डाल के और पानी भर के रख लो 1 साल तक के लिए। ऐसी कोई इच्छा होती नहीं, कितने बड़े पानी का मालिक बन जाओ। ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीजों में हमें समझना चाहिए, आदमी मालकियत के बारे में तब सोचता है जब उसे स्वाभाविक रूप से चीज नहीं मिलती है जी, तब सोचता है कि मेरे कब्जे, मालकियत का मतलब है कि मेरे कब्जे में रहे जी, ताकि मुझे तब जरूरत पड़े मिल जाए। लेकिन जो मैंने व्यवस्था लिखी है वो इस प्रकार की है कि उसमें जब जो जहाँ जितनी मांग करेगा, माने उसको जरूरत होगी उपयोगिता में, उतनी उसको अवेलेबल मिल जाएगी विद इन द टाइम जी। तो ये इस तरह की इच्छाएं नहीं पैदा होंगी। दूसरा, उस व्यवस्था में प्राइवेट शिप जैसा कुछ है नहीं। ओके। जैसे आज ट्रेन में कोई प्राइवेट शिप जैसा है नहीं है। तो कोई आदमी नहीं, आपने इच्छा करता देखा होगा कि भाई मुझे पर्सनल ट्रेन चाहिए और मुझे पर्सनल पटरियां चाहिए हर जगह के लिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नहीं, अगर कोई ऐसा करेगा अभी तो लगेगा कि इसका दिमाग खिसक गया है, ठीक बात है। मतलब विकृत हो गया है। तो वहां पे सारी चीजें, एट जेट वैट सब जो भी कुछ है वो सब आपकी जरूरत के हिसाब से, उपयोगिता के हिसाब से वहाँ अवेलेबल ही रहेंगे आपको। ओके। और मालिक के रूप में बोलें तो एज ए सोसाइटी, एज ए समाज सारी चीजों का मालिक होगा ही टोटल। और पर्सनल जैसा क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा पर्सनल जैसा। बस जो आप जितना इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे जितने फ्लैट में रह रहे हो, आपकी फैमिली जितनी बड़ी छोटी है तो उतना बड़ा छोटा फ्लैट हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, जो आपकी ऐसी चीजें हैं वो जब तक आपके पास हैं आप उनके ओनर हैं। जब आप उनको त्याग देंगे तो व्यवस्था उनको ले लेगी और रिसाइकल करके किसी और को दे देगी। तो जिसको दे देगी वो उसका ओनर हो जाएगा तब तक के लिए। वैसे ही है, जैसे आपने चश्मा लगा रखा है तो जब तक आपने लगा रखा है आप मालिक, जब उतार के फेंक देंगे तो फिर दूसरा नया आ जाएगा तो वो लगा लेंगे, ये कहीं रिसाइकल में चला जाएगा जहाँ भी होगा। इस तरह से होगा एज ए उसमें जैसे अभी भी घर के अंदर में 5-6 मेंबर होते हैं तो सारे इंक्लूसिव ही मालिक होते हैं ना उसके जी। भले ही वो किसी एक के नाम होता है आज के सिस्टम के हिसाब से, लेकिन मालिक सारे ही होते हैं। उसकी बीवी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, मालिक तो सारे ही होते हैं। बाकी तो लोग खाली उसको एंजॉय करते हैं जी। उस समय पे सोसाइटी सब चीज की मालिक होगी और एंजॉय सब कर रहे हो। ओके, इस तरह का। तो सर ठीक है, मैं आपके शब्दों को थोड़ा सा समराइज कर दूं फिर से हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसी व्यवस्था देंगे, सबसे पहले तो उस व्यवस्था में ऊटपटांग इच्छाएं ही उत्पन्न नहीं होंगी। ठीक है जी, आप कोई गिटार बनाना चाहता है तो बजाए, उसकी इच्छा है, और तो बहुत ज़्यादा स्टारडम शायद नहीं होगा, आप ये कहना चाहते हैं? स्टारडम होगा, काम के टाइप का स्टारडम होगा ना, जैसे ओके, जैसे किसी ने बढ़िया किताब लिखी और लोगों ने पढ़ी, हाँ, तो इस तरह का स्टारडम हो तो लोग उसको जानेंगे भाई राइटर कौन है। ओके, हाँ, ठीक है जी। किसी ने गाना गाया तो लोग जानेंगे ही, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई तो लोग जानेंगे ही, कोई बहुत बढ़िया डांसर है तो जानेंगे ही जी। तो स्टारडम उसके काम के आधार पर रहेगा। स्टारडम तो सर अभी अगर आप कह रहे हैं आपकी व्यवस्था, हाँ, लेकिन उस स्टारडम से उसे कुछ मिलेगा नहीं एक्स्ट्रा। अच्छा, वो जितने भी डांसर होंगे तो चाहे वो कोई लेवल से कोई लेवल तक के डांसर हो, सबको फैसिलिटी बराबर ही है। फैसिलिटी सर कैसे बराबर हो सकती है? आज की डेट में किसी की पब्लिसिटी ज़्यादा है तो उसको ऐड वाले उसका पैकेज उसको बोलेंगे एक ऐड करने की, तो हमसे वहाँ तो ऐड ही नहीं है ना कोई, वहाँ आपका बस आपको जो प्रोफेशन है वही है। ओके, एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। वो नो एड सोसाइटी होगी, नो एड सोसाइटी। आप कह रहे हैं कोई ऐड नहीं होगी, लेकिन जानकारी के लिए आपके मोबाइल में वेबसाइट रहेगी, जो भी नई चीजें आती रहेंगी आप वहां जाके देख सकते हैं क्या नया आया जी। एक पॉपअप आ जाएगा, जब भी कोई नई चीज आएगी आपके मोबाइल में पॉपअप आ जाएगा, ये एक नई चीज आई है, आपको जानना हो तो डिटेल में उसको जान सकते हैं। ऐड की जरूरत ही नहीं है, ना टीवी में ऐड आएगा उस समय, ना फिल्म में ऐड आएगा, ना कहीं आपको होर्डिंग नजर आएंगे, ना आपके मोबाइल में ऐड आएगा, कहीं ऐड नहीं आएगा। सर ये थोड़ा मुझे डाउटफुल, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि वो पैसे वाली व्यवस्था नहीं है ना। हाँ, नहीं ऐड नहीं होगा तो लोगों को उस चीज के बारे में ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि आज दूसरे तरीके से है ना, दूसरे जो आपके पास मोबाइल है सर,
उसमें ऐड का बटन होगा, आप उसको दबाइए और जिस चीज के बारे में जानना जान लीजिए, सारे ऐड वहीं आ तो जाएंगे। आपकी व्यवस्था तो एक, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं, आपको अगर जानना है तो उसके लिए कॉलिंग फैसिलिटी भी होगी, आप उसको कॉल करेंगे वो बता देगा आपको। कॉलिंग फैसिलिटी, कॉलिंग डिपेंडेंट हो जाएगी। क्योंकि सर मेरा और प्रश्न कैसे? ये है कि तो, हमारे तो लेकिन आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि आ, हर हर जगह ऐड ही ऐड लगे, भले ही आपके काम के हों नहीं हो। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखो, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग शहरों में नहीं रहते हैं, अभी भी ऐसे ऐसे सुदूर गांवों में रहते हैं जहां पर उन तक ऐड नहीं पहुंच पाती है। नहीं तो ठीक है? हमारी व्यवस्था सिटी वाली व्यवस्था है, वहाँ 10 से 20 लाख लोगों के नगर ही बसे होंगे, ना वहाँ गांव होंगे और ना वहाँ ये बड़े बड़े सिटी होंगे। ओके, तो आपकी व्यवस्था में आप स्मॉल सिटी बेस्ड एक व्यवस्था का निर्माण करना चाह रहे हैं, जिसमें और सारी सिटी एक ही जैसे लग्जूरियस होंगे, हम्म, टॉप लेवल के, हम्म, और सारी सुविधाएं हर नगर में होंगी, जी, चाहे वो मोबाइल की हो, आपके घर में बड़ा टीवी है वहां पर भी है, और कोई चीज नहीं आ रही है उसके जानने के लिए 2-3 तरह की चीजें होंगी। पर आपकी व्यवस्था सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बड़ा ही ना हेट्रोजीनियस टाइप, मतलब कि वैरायटी खो जाएगी। आप कह रहे हैं आपकी व्यवस्था कौन सी में, वैरायटी खो जाएगी आपकी बताओ? व्यवस्था में बड़े नगर नहीं होंगे, छोटे गांव नहीं होंगे, सब स्मॉल नहीं सिटी तो बड़े नगर तो परेशानी है ना, जैसे अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, पॉल्यूशन है जी एक जी लेवल से ज्यादा। आपने अगर एक जगह लोगों को इकट्ठा किया तो वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जी, तो वो तो खराब बात है ना। बात तो खराब है, लेकिन सर वो हाँ, और एक गांव है, छोटे गांव में आप सारी फैसिलिटी दे नहीं सकते, दोनों क्योंकि इससे क्या है कि इससे जगह ज्यादा कवर होती है। तो हमारे जो सिटी होंगे वो वर्टिकल में होंगे, 20-20, 30-30, 40-40 मंजिल के पूरे बिल्डिंग्स होंगी, और उनमें उनमें फ्लैट्स होंगे, और वहाँ पे सब सेटिंग होगी, सब कुछ दुनिया में जो कोई फैसिलिटी होती है वो हमारे हर नगर में होगी। जी सर, मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना सब सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि वैरायटी नहीं है। मान लीजिए मैं स्मॉल सिटी बेस्ड व्यवस्था में, आपकी व्यवस्था में मैं आ गया, मैं रहना चाहता हूँ, मुझे सब पसंद आ गया, जी। मैं 5-6 महीने रहा, 5-6 महीने बाद मुझे किसी वैकेशन पे दूर गांव सुदूर गांव जाने की इच्छा हो रही है, इससे और ज़्यादा घने जंगलों में, घने चीज़ों में जाने की व्यवस्था हो रही है, तो आप कह रहे हैं आपका तो सब स्मॉल सिटी बेस्ड है, तो वो जंगल नहीं, तो वंगल टूरिस्ट के लिए होंगे ना, जंगल वगैरह में सब वहां भी बने होंगे, और लोग कंटिन्यूअसली जा रहे होंगे, कोई 10 दिन रह के आ रहा होगा, कोई महीना भर रह के आ रहा होगा, ये मतलब इस सारी तरीके की फैसिलिटी। वैरायटी होगी हाँ आप। हाँ, सारी वैरायटी, ओके, लेकिन आप सब हिल हाँ, स्टेशन भी होंगे, सारी कुछ दुनिया बताया तो। इस दुनिया में आप जिस जिस भी तरह से सुखी होते हैं वो सब कुछ होगा, जी। जैसे गोवा है, और सर कुछ हिल लोग स्टेशन एकांतवास में है। जाना चाहते हैं, इस व्यवस्था के एकांतवास है आपकी व्यवस्था हाँ, में? एकांतवास भी है, जिनको एकांतवास एकांतवास भी है ना हाँ, सर? सब कुछ है। ओके, चलिए ठीक है। और दूसरा सर, आपसे मैं शायद पहले भी मैंने आपकी चर्चा सुनी या करी थी, तो आप कुछ डिमांड, सप्लाई, मांग और पूर्ति कहते हैं, कोलेक्टिवली मांग होगी, कोलेक्टिवली मांग के अकॉर्डिंगली हम कोलेक्टिवली प्रोडक्शन करेंगे, और कोलेक्टिवली प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली हम कोलेक्टिवली सप्लाई करेंगे। यस, तो मतलब अभी तक की व्यवस्था में आपसे कहते हैं कि पहले प्रोडक्शन होता है, फिर वो बांटा जाता है, फिर मांग बाद में देखी जाती है। आपकी व्यवस्था में पहले कोलेक्टिवली मांग देखी जाएगी, डिमांड देखी जाएगी, फिर कोलेक्टिवली सप्लाई और प्रोडक्शन होगा। तो जी, उसको आप प्लीज थोड़ा सा समराइज कर देंगे, वो क्या कहना चाहते हैं आप अपनी व्यवस्था में? हाँ, देखो, अब अभी क्या होता है कि अभी जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम तो प्राइवेट हाथों में है। जी। तो जो प्राइवेट लोग हैं वो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना जो है रिस्क लेते हैं, हम्म, और इसीलिए वो एक मांग का असेसमेंट करते हैं, मतलब एक अंदाजा लगाते हैं, हम्म, वो जो चीज़ बना रहे हैं उसका इतना इतना जो है कंजम्पशन हो जाएगा। तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए, तो जैसे अभी हमारे भारत में देखें तो भारत में 10% लोग हैं जो अमीर हैं, जी। वो खुल के मांग करेंगे हर चीज़ की, हाँ क्योंकि नियम ये है कि आप पैसे से ही मांग कर सकते हैं, है ना, आज का जो नियम जी। है। और 90% लोग जो हैं उनके पास में ऊपर से जैसे जैसे नीचे आप आएंगे, 90 से 80 पे, 70 पे, 60 पे, तो पैसा कम होता चला जाता है, तो मांग कम होती चली जाती है, तो वो जी मांगते ही नहीं है। जी तो जब वो मांगते ही नहीं है तो प्रोडक्शन वाले डरते डरते थोड़ा बहुत अपने हिसाब से प्रोडक्शन बना के रखते हैं, जी। उसको वो बाजार में भेजते हैं। फिर बाजार वाले लोग भी इसी हिसाब से कि सामान बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा, थोड़ा सा लेके आते हैं पीछे से, जी जो सामान बिकने लगता है तो उससे ज़्यादा ले आते हैं, जो नहीं बिकने लगता है उसे ड्रॉप कर देते हैं या कम जी लेके आते हैं। जी इस हिसाब से क्या होता है कि आज के सिस्टम में अधिकतम लोग मांग ही नहीं कर पाते, जब मांग ही नहीं कर पाते तो उसका प्रोडक्शन नहीं होता, और प्रोडक्शन नहीं होता तो आगे सप्लाई नहीं होती, और जो कोई गलती से आदमी ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेता है तो
उसकी बढ़िया बैठ जाती जी है ना, वो मतलब उसको लॉस हो जाता है, क्योंकि सामान उसके घर उसके गोदाम में पड़ा रहेगा, बाजार में पड़ा रहेगा, खरीदने कोई जाएगा नहीं, तो वो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी थोड़े दिनों में। हम्म और इससे फिर रोजगार भी नहीं पैदा होता, क्योंकि जब थोड़ा ही सामान का प्रोडक्शन करना है तो फिर ज़्यादा आदमी की जरूरत नहीं बनाने के लिए। हम्म जब थोड़े आदमियों की जरूरत है तो थोड़े आदमी को रोजगार मिलेगा, तो पैसे की जो अर्निंग है वो थोड़े लोगों को होगी, हम्म सबको होगी नहीं। हम्म तो आज वाली जो अर्थव्यवस्था है वो 10% से लेके मतलब 10% तक फुल्ली और बाकी और नीचे 20% तक पार्शियली अपने अंदर एकोमोडेट करती है। उसके नीचे वालों को वो उससे बाइकआउट हो जाते हैं, अलग ही हो जाते हैं, वो उसमें कभी एंट्री नहीं कर पाते, जी क्योंकि एंट्री करने के लिए पैसा चाहिए ठीक बात है। और पैसे के लिए जॉब चाहिए, और जॉब के लिए तो पहले मांग चाहिए, तो मांग तो पहले वो कर नहीं पा रहे हैं, जी तो जॉब पैदा नहीं हो रही है, हाँ तो वो कटी गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। अब जो मैंने जो व्यवस्था बनाई है उसमें से पैसा हटा दिया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी पैसे की वजह से ही समस्या हो रही है। तो जब मैंने पैसा हटा दिया तो बोल दिया सबको कि भाई जिसको जो मांग करनी है करो, कितना किसको तौलिया चाहिए, कितना किसको साबुन चाहिए, कितना कितने फ्लैट चाहिए, क्या चाहिए, ये जो भी कुछ मांग है दुनिया में जो भी एंजॉय करने की होती है, तो वो लोग मांग करेंगे, और ये मांग करेंगे तो उसका पोर्टल सरकार का होगा, माने वहाँ पे व्यवस्था होगी, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है नहीं कुछ भी, क्योंकि जब पैसा हटा दिया तो प्राइवेटाइजेशन खत्म हो गया, ओके है ना, क्योंकि बिना पैसे के बिना बार्टर सिस्टम के प्राइवेटाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो उसमें सोशल जो सोसाइटी है, जो सारे लोग हैं वो सब उसके मालिक हो गए, जी जो भी वहाँ संसाधन है सब, और उन सारी सोसाइटी ने उन सारे लोगों ने, सोसाइटी का मतलब यहाँ मैं छोटी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सारे लोगों की बात कर रहा हूँ जितने भी, तो उन लोगों ने एक सरकार बनाई जिसका भी बिल्डअप मैंने इसमें रखा हुआ है कि सरकार को काम करने का परमिशन और पावर रहेगा, संविधान की ताकत रहेगी जनता के हाथ में हमेशा। जी कौन सा नियम बनाना है बिगाड़ना है जो भी है वो जनता करेगी, नेता नहीं, जैसे आज नेता करते हैं तो उसमें वो नेता के हाथ में नहीं है। तो वो लोग, ये जो मांग आएगी यहाँ से ये उनके पोर्टल पे चली जाएगी, ठीक है जी। पोर्टल पे जितनी मांग आ जाएगी कि तो वो उनको टोटल पता चली जाएगा कि इतना हमें गेहूं चाहिए, इतना हमें चावल चाहिए, इतना हमें ये चाहिए, इतना। और नंबर 1 वाली चीज़ है, ये आलतू फालतू की चीज़ें नहीं कि जो गरीबों के लिए पैदा की जाती हैं, क्योंकि वहाँ जब पैसा ही नहीं है तो आदमी जो है बढ़िया, जैसे चावल मांगेगा तो वो बढ़िया वाला चावल मांगेगा, जी जी तो हमारे यहाँ बढ़िया वाला चावल ही पैदा होगा, क्योंकि फिर एग्रीकल्चर वगैरह भी सब जो है सोसाइटी के ही पास है, माने सरकार के ही पास है। तो सर आपने एक बात तो बड़ी अच्छी कही कि आपके यहाँ क्वालिटी की चीजें पैदा होंगी। हाँ, तो क्वालिटी की चीजें पैदा करने के लिए तो आज जहाँ तक मेरे को लग रहा है हिंदुस्तान में यूरिया बेस्ड एग्रीकल्चर है, यूरिया के नाम, हमारे यहाँ सब ऑर्गेनिक होगा, यूरिया बेस्ड सब खत्म, यूरिया के आप बहुत अगेंस्ट में, आप कह रहे हैं क्वालिटी की चीजें होंगी, ऑर्गेनिक को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और सर आपने तो अभी प्राइवेटाइजेशन को अपनी व्यवस्था में मेरे ख्याल से पूरा क्रॉस ही लगा दिया, हाँ, पूरा खत्म कर दिया, और उसकी वहाँ जरूरत भी नहीं है। और अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा फिर, क्योंकि प्राइवेट का मतलब है कि फिर आप कोई चीज के मालिक, और मालिक का मतलब है कि फिर उसकी वैल्यू, कि भाई अब ये पजामा कितने का, 200 रुपए का, ये पजामा 1000 रुपए का जी, तो फिर वही सब सारा झंझट शुरू हो जाएगा जो हो रखा है ऑलरेडी जी। तो वहाँ पे सबको एंजॉय करने के लिए जरूरी है कि आप नंबर 1 क्वालिटी ही मेंटेन करो, क्योंकि नंबर 1 क्वालिटी ही लोग मांग करेंगे। नंबर 1 क्वालिटी तो बात सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक वैरायटी भी होती है। आपने पजामा का एग्जांपल लिया, मेरे ख्याल से आपने शायद ये खद्दर का या कॉटन का पजामा होगा, जूट टाइप का है, जूट सॉरी, तो कोई सिल्क का पजामा भी पहनता हो, कोई कॉटन का भी, तो वैरायटी तो रहेगी ना, लेकिन नंबर 1 वैरायटी रहेगी। जैसे जूट में नंबर 1, सूत में नंबर 1, टेरिकोट में नंबर 1, ओके, वैरायटी रहेगी, लेकिन इनके फर्दर इनको डिटराइजेशन मतलब और घटिया क्वालिटी का नहीं बनाया जाएगा। अगर जूट का बना रहे हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी एक ही क्वालिटी का जूट आ जाए, नंबर 1 होगी, और वो नंबर 1 इसमें डिजाइन अलग अलग होंगे, कलर अलग अलग होंगे, ओके, है ना, कलर हो सकते हैं, डिजाइन हो सकते हैं अलग अलग तरह के। ओके, तो मैं थोड़ी सी बात आपको समझना चाह रहा हूँ। आप मतलब कि अभी की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, किसी आदमी को मतलब घटिया क्वालिटी का अनाज दे दिया जाता है, किसी को अच्छी क्वालिटी का अनाज दे दिया जाता है, तो वो सब चीजें आप चाह रहे हैं कि वो सब चीजें बंद हो, सभी को अच्छी क्वालिटी की चीज मिले, बिल्कुल ठीक है, और वो अच्छी क्वालिटी पैसे के आधार पर ना मिले, मांग के आधार पर उसकी सप्लाई की जाए जी। ओके, तो ये आपकी व्यवस्थाएं हैं। यस, तो सरकार को मांग से के आधार से पता चल जाएगा
कि उन्हें कितना गेहूं, कितना चावल, कितना तिलहन, जो भी तो सारी चीज कितना उगाना है, जी तो वो उसका मैनेजमेंट करेगी। जी और उसके लिए उसके पास ये सारा रिसोर्स और ये ह्यूमन रिसोर्स हाँ उसके पास ही होगा। तो वो ह्यूमन रिसोर्स को जगह जगह अलॉट करेगी उनकी अपनी रुचि और अपने जो योग्यता के आधार पे। तो 25 से 50 साल के आदमी को एक कार्य करना जो वो अपनी रुचि का ही बताएगा, तो उसको वो अनिवार्य होगा, जो भी व्यवस्था उसको दे देगी कि भाई जैसे किसी ने बोला कि मैं भी एग्रीकल्चर में ये काम कर लूंगा, तो उसको 4 से 5 घंटे डेली के हिसाब से एग्रीकल्चर का वो काम दे दिया जाएगा, जी तो वो अलॉट कर दिया जाएगा। वो एक जैसे 1000, 2000, 5000 बीघे का एक पूरा चक है पूरा, और उसमें एक ट्रैक्टर वाला हो गया, तो उसको बोल दिया कि तुम्हें बस ट्रैक्टर चलाना। जब उसको ट्रैक्टर चलाने का नंबर आया करेगा, तो उस पूरी लैंड को जो मैनेज कर रहा होगा वो अपना बताता रहेगा कि भाई आपका नंबर आ गया, वो कर आके चला जाएगा, उसका काम खत्म। फिर दूसरे का काम, फिर तीसरे, इस तरह की वहाँ टीम्स होंगी बहुत सारी जो उन सब चीज़ों को पैदा करेंगी। फिर जब पैदा हो जाएगा तो उसको भंडारण कर लिया जाएगा और मांग के हिसाब से जहाँ पे आता जाता रहेगा। और ये हर चीज़ ऐसे सारे प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज, तो सब डिमांड बेस्ड है, डिमांड कलेक्टिवली जानी जाएगी, फिर सप्लाई होएगी। हाँ, फिर एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में है सर, डिमांड करते वक्त ना लोग बड़े ऊट पटांग डिमांड जबरदस्ती की कर लेते हैं। किसी को मान लीजिए 10 किलो गेहूं चाहिए, लेकिन वो लोभवश 20 किलो मांग लेगा, तो उसका कुछ पॉइंट, उसके लिए चेक पॉइंट्स हैं आपके पास? उसके लिए कोई नहीं मांगेगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रसोई है वो कलेक्टिव है। रसोई कलेक्टिव कैसे हो सकती है सर? ऐसे करके कि मान लिया एक बिल्डिंग है जिसमें 1000 लोग रह रहे हैं, हाँ, तो उनकी नीचे एक कलेक्टिव रसोई है जिसमें 50, 60, 70, 80 तरह का रोज का भोजन बनेगा जी, और जिसको जैसा खाना है जाओ और खाओ। और सर मान लीजिए कोई उस कलेक्टिव रसोई में नहीं खाना चाहता और अपना प्राइवेट ही खाना चाहता है, कोई एक आध करना है तो वो बना सकता है। वैसे खुद इतना स्वादिष्ट बना नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे जो है वो स्पेशलिस्ट कुक बना रहे होंगे। ये तो आप मत कहिए, सबके हाथ का टेस्ट अलग होता है, उसको अपने हाथ का ही स्वादिष्ट लगता होगा, तो ये तो सर आप नहीं कह सकते। हाँ, कोई अगर ऐसा चाहेगा, कोई इक्का दुक्का, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा, और कोई चाहेगा कभी कभार चाहेगा तो वो अपने यहाँ 1 आध किलो चावल ऐसी चीजें रख सकता है, कभी कभी उसे खाना है तो। ओके, हाँ, वैसे मैं जो बता रहा हूँ आपको, वहाँ जो स्पेशलिस्ट कुक होंगे उनके हाथ का जो कोई एक बार खा लेगा, मुझे नहीं लगता कि कभी अपने हाथ का खाने का रिस्क उठाएगा। नहीं, ये बात तो आपने कह दिया ना, स्वर्ग में ये होगा तो वो बेहतरीन होगा। नहीं तो देखो, इस चीज को आप समझो कि एक स्पेशलिस्ट ही होता है। जी जी, और वो जो हिसाब से मसाले, नमक और वो सब डालता है, और ऊपर से ये सारे मिक्सचर वहाँ पे कंप्यूटराइज भी होंगे, मतलब कंप्यूटर आपको बताएगा कि हाँ, कि किस तरह कौन सी वाली सब्जी बना रहे हो और उसमें कौन से वाला हिसाब से डाल रहे हो, तो इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा अकेला आदमी कभी नहीं कर सकेगा। चलिए, फिर भी आप कह रहे हैं कोई इंडिविजुअली करना चाहता है तो इंडिविजुअली कर सकता है ना? हाँ, कर सकता है। जैसे एक स्पेशलिस्ट डांसर है, तो एक स्पेशलिस्ट डांसर और एक उस डांसर में बहुत जमीन आसमान का अंतर नहीं हो सकता ना। आप यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, उनको फोक डांस पसंद है तो वो फोक डांस ही करना पसंद करेगा, उसको माइकल जैक्सन पसंद नहीं है तो फोक डांस में भी स्पेशलिस्ट होंगे ना भाई जी। देखो, ये ऐसे ही है कि आदमी यूं तो अपनी कोशिश से भी बुद्धिमान बन जाता है, लेकिन जब नंबर 1 क्वालिटी के स्कूल कॉलेज हैं, तो फिर क्यों ऐसे अलग से इतनी मेहनत करनी है? वहाँ थोड़ी मेहनत में आप उतने से ज्यादा बन जाओगे। जी, तो सर आपकी व्यवस्था में मतलब थोड़ा मुझे वैरायटी की चॉइस कम लग रही है, क्योंकि आपने स्कूल वैरायटी की चॉइस तरीके से सर, आप जिस तरीके से आप एक कॉमन बेस्ड रसोई चाह रहे हैं, आप पढ़ाई की व्यवस्था भी एक ही तरह की चाह रहे हैं कि बहुत ही हाई लेवल के स्कूल होंगे। हाँ, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि उनका करिकुलम भी सेम हो? नहीं, अगर कोई बोलेगा कि हमें घटिया लेवल की चाहिए तो उनके लिए घटिया लेवल का अलग से खोल देंगे। अगर कोई बोलेगा घटिया लेवल की नहीं है ना सर, हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सैकड़ों भाषाएं हैं। अब आप तो देखो, भाषा जो होगी एजुकेशन की वो एक होगी, सेकेंडरी भाषा वो अपने घर में रख सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान के स्कूल सिस्टम की बात करूं तो हिंदुस्तान में जो कॉन्वेंट स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, जो नॉर्मल स्कूल अलग है, मदरसे अलग हैं, गुरुकुल कुछ एक रहे होंगे, गुरुकुल भी अलग है, कुछ आंगनवाड़ियां अलग हैं। ये सारी चीजें मुझे जंग। आपको कुरान पढ़नी है, स्कूल में पढ़ो। ओके, आपको बाइबल पढ़नी है, स्कूल में पढ़ो। आपको गीता पढ़नी है, स्कूल में पढ़ो। वहाँ मिलेंगे ना टीचर। ओके, सारी चीज का। हाँ, तो इस तरीके की वैरायटी आपके पास रहेगी। हाँ, सारी वैरायटी। आपको क्या खाक धूत जो पढ़ना है सब मिलेगा वहाँ। ओके, वो भी मिलेगा, अड़म गड़म टड़म कामर तंत्र। हाँ, होता कुछ नहीं है उससे, नहीं होता है तो पर अगर किसी को लगता है हाँ, तो उसको मिल जाएगा। ये किताब लाइब्रेरी पूरी, ये पढ़ो और करो जो करना है।
जाओ। जी, जी। अब कुछ हो जाए तो बताना आके। अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकता है हाँ, ना, सब वो कर ना सकता वो बात की बात है। हाँ, बस पहले तो वही इच्छा बात है। पूर्ण होगी, वह कर यस, यस, सकता है इच्छा ना पूर्ण सर। होगी, बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए। ठीक है सर, तो ठीक है, आपका ये प्रश्न तो मैं समझा। मेरे पास मैंने एक अगला प्रश्न नोट किया था। देखिए सर, आज की डेट में समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जिनको मैं तो कुरीतियों में काउंट करता हूँ, कोई और शायद कुरीति में हाँ, काउंट नहीं करता नहीं भी होगा। करते हैं, ठीक है, और उसमें से मैं कुरीतियाँ मैंने कुछ लिखी हैं। एक तो जाति प्रथा। ठीक है सर, हिंदुस्तान में सबसे पहले एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है ना, वो पहले वो बाद में तलाशता है कि वो कहाँ से आया है, कौन से प्रदेश का है, केरला का, बिहार का, पहले उसकी जाति तलाशने की कोशिश जी, करता है। जी। उसके अलावा सर, मुझे तो देखिए बकरे को आधी गर्दन काट के छोड़ दिया जाता है कुर्बानी के नाम पर, मुझे तो पसंद नहीं है। ठीक है जी, हालांकि लोग करते हैं, उन्हें पसंद रहा होगा। ठीक है, तो अब कुछ हलाला प्रथाएं भी चलती है। इन 3-4 प्रथाओं को आप कुरीति मानते हैं या नहीं मानते, या आपको लग रहा है कि ये ठीक है, चलते रहना चाहिए और ये बंद होनी चाहिए? आप अपनी नई व्यवस्थाओं में इन कुरीति या इसके अतिरिक्त और भी कुरीतियाँ हैं, इनके लिए आपके पास क्या विजन है? इसको आप कैसे कम करेंगे या इसको ऐसे ही चलने देंगे? हाँ, बिल्कुल। देखो, जितनी भी कुरीतियां चलती हैं वो हाँ। कोई कारण से चलती हैं, ठीक है जी। और उन कारणों को जब तक आप बना के रखेंगे वो चलती रहेंगी। जी। इस नई व्यवस्था में कारण तो हो जाएंगे खत्म कुरीतियों के, तो किसी कारण से तो कुरीति नहीं चलेगी। लेकिन जो चीजें संस्कृति में चली आ रही होती हैं वो 1-2 पीढ़ी तक बिना कारण के भी कंटिन्यू होती हैं। ओके। किस वजह से? संस्कृति की वजह से एक फ्लो रहता है। जी। तो हमारी वाली व्यवस्था में भी जो 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 इस प्रकार की हैं, जैसे मतलब बहुत सारी लैंग्वेज हो रखी है। हाँ। तो क्योंकि लैंग्वेज को भी लोगों ने संस्कृति से जोड़ा हुआ है, तो वो इसको भी चला के रखने की कोशिश करेंगे। और ये बात है कि जो जिस लैंग्वेज को जानता है वो अचानक से कैसे बदल लेगा। तो वहाँ पे लैंग्वेज क्या है कि जो नया बच्चा आएगा वहां से शुरू होगी नई लैंग्वेज, उसको उसके पहले के जो हैं वो जो जिसमें है उसी में चलता रहेगा। ओके। तो जब वो मर जाएगा तो अब जो नई पीढ़ी आ जाएंगी तो 1-2-3 पीढ़ी में सारी लैंग्वेज वास आउट हो जाएंगी अपने आप ही। ओके। यही लैंग्वेज पूरी वर्ल्ड में एक कोई लैंग्वेज रह जाएगी।